This video lecture is about important terms of economy in news, part second, presented by me अभिषेक चित्रांश। तो इस वीडियो लेक्चर के पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ इकोनॉमिक टर्म्स को डिस्कस किया था जो पिछले एक साल में न्यूज़ में रहे हैं, और ये भी डिस्कस किया था कि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इकोनॉमी के वही टर्म्स इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए जो पिछले एक साल से न्यूज़ में रहे हैं। कुछ टर्म्स हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था और ये कहा था कि जो बच जाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस पार्ट में सबसे पहला टर्म जो डिस्कस करना है वो है NBFC। इम्पॉर्टेंट टर्म है, न्यूज़ में रहा है। किस बेसिस पे जो IL&FS NBFC कंपनी थी उसका फ्रॉड जब सामने आया, उसके बाद जितना भी डिस्कशन हुआ NBFC के अराउंड, गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसी फ्रेम करी उसको रेगुलेट करने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू, लेकिन ओवरऑल डिस्कशन इस पर चलता ही रहा है, इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में इसकी डिफिनीसन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो कैसे आप इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये कोई एक कंपनी है जो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर होती है, जिसका बेसिक पर्पस लोन का बिजनेस करना या इन्वेस्टमेंट इंश्योर करना कि वो इन्वेस्ट करेगा अपने एक्वायर्ड फंड को किसी स्टॉक में, शेयर में, बॉन्ड या डिवेंचर में जो कोई गवर्नमेंट इशू करे, लोकल बॉडी इशू करे, या इस तरीके के और भी काम जैसे लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस ETC। इससे कुछ एग्जाम्पल पुट किए गए हैं: हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकिंग और सब ब्रोकिंग की कंपनीज, वेंचर कैपिटल फंड्स, निधि कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज ETC। ये सब NBFC कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट टर्म जो इम्पोर्टेंट है वो है P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म। इसका मतलब होता है पीर टू पीर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। तो कोई भी इंडिविजुअल अपना पैसा या तो बैंकिंग सेक्टर में सेविंग या करंट अकाउंट में डिपॉजिट करता है, या फिर वो कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इस तरीके की स्कीम परचेज करता है। किसी भी कंडीशन में वो अपना पैसा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कर रहा है और वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके मनी को किसी अदर जगह पर इन्वेस्ट करता है या लोन में इशू करता है। तो अगर दो इंडिविजुअल हैं, एक ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, दूसरे ने उसी बैंक से लोन सैंक्शन कराया, तो एक तरीके से वो बैंकिंग सिस्टम या वो NBFC एक मीडिएटर के तरीके से काम कर रहे हैं जो सरप्लस मनी को डेफिसिट मनी की ओर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर वो इस बात को इंश्योर करता है कि इस तरीके की किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मीडिएट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और एक इंडिविजुअल जिसके पास सरप्लस मनी है और वो लोन में देना चाहता है, वो इस लेंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी नीडी पर्सन को जो लोन लेना चाहता है एक एग्रीमेंट के थ्रू लोन प्रोवाइड कर सकता है। इससे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जैसे फेयर सेंट, लेनदेन क्लब, फिंजी, रुपी सर्किल, लैंड बॉक्स ETC। नोटेबल पॉइंट ये है कि ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो हैं इनको भी NBFC कंसिडर किया जाएगा, और जैसे सारे NBFC RBI के रेगुलेशन के अंडर आते हैं वैसे ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी RBI के रेगुलेशन के अंडर पे आएंगे। नेक्स्ट टर्म है डिफरेंशिएटेड बैंक और नीश बैंक। इसमें अगर आप बैंक को किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस में, या तो कैपिटल जनरेशन के बेसिस में या उसके स्पेशल ऑब्जेक्टिव के बेसिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो डिफरेंशिएटेड बैंक कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने RRB को रूरल डेवलपमेंट के काम में लगाया, तो उसका स्कोप ऑफ एक्टिविटी क्या है? रूरल डेवलपमेंट, इसलिए वो कैसा एग्जांपल होगा? डिफरेंशिएटेड बैंक का। पेमेंट बैंक, जिसका बेसिक पर्पज़ है सिर्फ एक कस्टमर से सेकेंड कस्टमर के बीच में पेमेंट को सेटल करना, तो ये सब डिफरेंशिएटेड बैंक या नीश बैंक कंसिडर किए जाएंगे। द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक वॉज mooted बाई नचकेत मोर कमेटी 2014 फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनका अच्छा यूज़ किया जा सकता है। ये आइडिया नचकेत मोर कमेटी का था जो 2014 में कंस्टिट्यूट की गई थी। थर्ड है डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक हर वो बैंक जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करता है,
ऐसे सेक्टर को जो कैपिटल इंटेंसिव है। इसका मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्टस बहुत अधिक है, लेकिन कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण डेवलपमेंट बैंक उसको लोन सैंक्शन करके दे लॉन्ग टर्म का, इसकी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया में डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे। जैसा कि इसी स्लाइड में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, जिसे 1948 में स्टार्ट किया गया था, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता था। हालांकि 1991 में नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इनका इस्टेब्लिशमेंट फर्दर रोक दिया गया और जो एग्जिस्ट कर रहे थे डेवलपमेंट बैंक उनको कन्वर्ट कर दिया गया कॉमर्शियल बैंक्स में। तो फिर अभी ये क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हमारी इकॉनमी को जिस ग्रोथ और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम फिर से डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करेंगे। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन RBI ने रिलीज़ किया 2019 से 2024 की पीरियड के लिए, जिसका विज़न नेशनल लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोसेस को एक्सपेंड करना है। इसकी जो बेसिक रिकमेंडेशंस हैं उसमें हर एक विलेज में बैंकिंग एक्सेस को 5 किलोमीटर के रेडियस में इंश्योर करना, और इसके साथ साथ हिली एरियाज़ में जहां 500 हाउस होल्ड्स का हैमलेट मिले वहां पर बैंकिंग एक्सेस को इंश्योर करना बाई मार्च 2020। इसके अलावा वो एलिजिबल और विलिंग एडल्ट्स जिनको प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत रखा गया है उनको इंश्योरेंस स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि से जोड़ना, और पेंशन स्कीम जैसे नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन स्कीम जैसी स्कीम से जोड़ना है बाई मार्च 2020। इसके अलावा इस NSFI को अप्रूव किसने किया? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल ने, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे होंगे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल एक एपेक्स लेवल की, हाई लेवल की ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 2010 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। ये पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया के और साथ साथ में डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ में एक कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। इसका जो हेड होगा वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके अलावा RBI, SEBI, IRDA जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ के हेड इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा डेवलप किया गया, और इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू किस प्रकार से पॉलिसी रिलीज़ करते हैं, जिसमें उनका रेवेन्यू का सोर्स या उनका एक्सपेंडिचर कितना क्वालिटीफुल है, इस बात को इसमें असेस किया जाता है। ये बेस्ड है UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेथडोलॉजी पर, और इस बार के रिपोर्ट में इस बात पर मेंशन किया गया कि जो हाई इनकम स्टेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस पुअर है अपने एक्सपेंडिचर की क्वालिटी में एज़ कम्पेयर टू लो इनकम स्टेट्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स। ये टैक्स जस्टिस नेटवर्क जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल नेटवर्क है उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है हर 2 साल में। 2018 में इसके प्रीवियस रिपोर्ट आई थी और अभी रिसेंट रिपोर्ट 2020 में देखने को मिलती है। इसमें इस बात को एसेस किया जाता है कि कोई भी कंट्री कितना फाइनेंशियल सिक्रेसी मेंटेन करती है। किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल सिक्रेसी जितनी अधिक होगी वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइम करने की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा होंगी। जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग या जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने पैसे को छुपा सकेंगे, ये सब पॉसिबिलिटीज़ उन कंट्रीज़ में ज़्यादा होगी। 2020 की इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर रखा गया कैमन आइसलैंड को, जबकि USA सेकेंड रैंक पर रहा और इंडिया 47th आउट ऑफ 133 कंट्रीज़। नेक्स्ट है कंसोर्टियम लेंडिंग। इसमें जब एक बोरोवर अप्लाई करता है लोन के लिए तो वो कई सारे बैंक्स के थ्रू एसेस किया जाता है कि इसको अप्रूव करना है या नहीं, और जब एक कॉमन अप्रेजल अचीव होता है तो उस बोरोवर को लोन सैंक्शन किया जाता है, एक बैंक के द्वारा नहीं, सेवरल बैंक्स के थ्रू, और फिर वो सारे बैंक्स जॉइंटली सुपरवाइज करते हैं
और फॉलो अप लेते हैं कि उसने लोन को सही यूज़ किया या लोन टाइमली वापस आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये भी न्यूज़ में रहा, ना सिर्फ इस साल, इससे पहले भी, जब से नीरव मोदी ने पीएनबी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकर के फॉरेन बैंक से लोन इशू करवाया था। ये एक बैंक की गारंटी है जो अगेंस्ट डिपॉजिट्स इशू की जाती है। तो कोई भी इंडिविजुअल अपने डोमेस्टिक बैंक में जितना मनी डिपॉजिट रखता है, उस डिपॉजिट मनी के अगेंस्ट में वो बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करके देता है, जिसके बेसिस पे वो इंडिविजुअल फॉरेन में किसी अदर बैंक की ब्रांच से लोन इशू करा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट है उत्कर्ष 2022। आरबीआई ने ये 3 साल का रोड मैप इशू किया, जिसके थ्रू उसे अपने रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मैकेनिज़्म को इतना स्ट्रेंथन करना है कि वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के जो पैरामीटर हैं उसके बराबर तक आ सके। नेक्स्ट है ईबी क्रय, इम्पॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हर बैंक जो डिफ़ॉल्टर्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्विट करता है अपनी लोन की रिकवरी के लिए, और उनको ऑक्शन के थ्रू रिकवरी करने का एफर्ट करता है। तो अलग अलग बैंक अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ऑक्शन कंडक्ट करा रहे होते हैं। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ई विक्रय को इशू किया, जिसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि अलग अलग बैंक्स में सेम एसेट, सेम टाइप का एसेट जब वो ऑक्शन के लिए आएगा तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है कि किस बैंक में किस प्राइस पर ऑक्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट। यूएस के फेडरल बैंक ने इसको इशू किया था, जिसमें वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल या परचेज कर रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने भी, आरबीआई ने भी इसको अडॉप्ट किया इसी नाम से, ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से, जिसमें वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करेगा। जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है तो अदर बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वेस्ट करके उसको परचेज़ कर लेते हैं। एज अ रिज़ल्ट उनके पास रखा हुआ कैश आरबीआई के पास आ जाता है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उतने अमाउंट के कैश को मार्केट में बोरोइंग के लिए इशू नहीं कर पाते, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। वाइसे वर्सा, जब आरबीआई उन सिक्योरिटीज़ को, उन बॉन्ड्स को परचेज़ कर लेता है, उस कंडीशन में वो कैश उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है, जो फर्दर वो रिलीज़ कर सकते हैं मार्केट में लोन सैंक्शन करके, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ सकती है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और जो टर्म्स बच गए होंगे पिछले साल के न्यूज़ से, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे होंगे।